प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 12 से यानी कि इंटर का फाइनल एग्जाम जो 2025 में होने जा रहा है, तो इसके लिए हम लोग जो है ना हिस्ट्री यानी कि इतिहास का क्वेश्चन लेकर के आ चुके हैं। प्यारे बच्चों, हम बता रहे हैं आपका 8 फरवरी के दिन हिस्ट्री का एग्जाम होगा। तो हिस्ट्री के लिए हम लोग जो है ना वायरल सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। आप इन सारे क्वेश्चन को याद कर लेना, क्योंकि यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन छपने वाला है। ठीक है बच्चों, तो चलिए विषय को देख लीजिएगा। 321 रहेगा, सेट कॉट वी को देखेंगे। और आप लोग जो है ना चैनल वगैरह को सब्सक्राइब कर लेना। रात में 8 बजे से चैनल पर आपका क्लास भी होता है। और आगे हम लोग देखेंगे कि ओरिजिनल पेपर का आंसर आप गूगल से कैसे डाउनलोड कर पाएंगे, ये सारा चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, और किस ग्रुप में मिलेगा। तो चलिए इस नंबर पे मैसेज कर लीजिएगा 98 355 16 710 पर। आप अपना नेम, जिला नेम, का नेम, क्लास 10th क्लास 12th आर्ट्स लिख के भेजना। मैं आपको ग्रुप में भी ऐड कर दूंगा बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को हम लोग फटाफट से। तो चलिए यहाँ पे देखेंगे आप लोग, पहला क्वेश्चन जो आप लोगों से बोला कि बताइए सिंधु सभ्यता की खोज पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो आप लोगों को आराम से लिख देना है कि जो ना हड़प्पा के खंडरों का दीर्घकाल तक जो ना उपेक्षा के बाद राय बहादुर शाहनी ने 1921 में हड़प्पा उत्खनन कार्य कराया, जो 1925 तक चला था। ठीक है, देखिए इसके बाद 1926 से लेकर के 1933 के मधो स्वरूप के निर्देशन में जो है ना उत्खनन कार्य शुरू हुआ। मोहनजोदड़ो में 1922 से 1923 में रखारदास बनर्जी के निर्देशन में उत्खनन का कार्य आरंभ हुआ। इसके बाद जो ना सर जॉन मार्शल मेके एवं हिलर के निर्देशन में उत्खनन कराया। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। अगला क्वेश्चन दूसरा का, हड़प्पा सभ्यता के विस्तार पर प्रकाश डाले। तो आपको लिखना है हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र पर लगभग जो है ना प्यारे बच्चों 1,96,660 वर्ग मीटर था। हड़प्पा सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। यहाँ के उत्तर मादा या माद्वार के बाद आप लोग देखेंगे मादा मवाद जो कि कश्मीर में पड़ता है, दक्षिण में जो ना मांदा जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, पश्चिम में जो ना सुटकानेकदोर यानी कि ये पड़ता है आपका जो ना बोलोचिस्तान में, और पूर्व में जो ना आरामगिरी जो कि बंगाल में स्थित है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा नंबर, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों को आपको लिखना। तो बच्चों आप लोगों को इस प्रकार से लिखना है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के निम्नलिखित कारण है। पहला बात, दूसरा विदेशी आक्रमण, तीसरा भूस्खलन, महामारी और भूकंप। ये सारा हो जाएगा। आगे हम लोग बात करेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन का हम लोगों से बोला अशोक के जो ना धम्म से क्या समझते। तो बिल्कुल उत्तर लिखिएगा। अशोक के धम्म अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए कुछ सिद्धांत बनाए। इन सिद्धांतों को अशोक का धम्मा कहा जाता है। अशोक का धम्म सभी धर्मों का सर संक्षेप था। देखिएगा धम्म की विशेषता हो जाएगी, पहला सार्वभौमिकता, अहिंसा, साथ में सहिष्णुता, साथ में नैतिकता। ये सारा पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन अच्छे से कर देते हैं। जैसे कि सार्वभौमिकता, अशोक का धर्म एक सार्वभौमिकता धर्म था, क्योंकि इसमें सभी अच्छे गुणों का समावेश था, जो सभी धर्मों का रूप में जो है समान देखने को मिलता था। अहिंसा की बात करेंगे तो अहिंसा अशोक के धर्म की प्रमुख विशेषता थी। उसके धर्म में न केवल मनुष्यों का वर्ण, पशुओं की हत्या भी निषेध था। सहिष्णुता यानी कि सहिष्णुता अशोक के धर्म की दूसरी प्रमुख विशेषता थी। वह सभी धर्मों का आदर करता था। अनेकता की बात करेंगे तो अशोक के धर्म की सबसे बड़ी विशेषता उसमें नैतिकता पाया जाना था। आइए बात करते हैं 5वां नंबर का। तो ये हो जाएगा हमारा हड़प्पा सभ्यता को जो ना मातृ प्रधान सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो लिखिएगा यह बिल्कुल सत्य है कि हड़प्पा सभ्यता को मातृ प्रधान सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के लोग धरती को जो है ना उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। यहाँ घर की मुखिया पिता ना होकर के माता होती थी। स्त्रियाँ उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता मातृ प्रधान सभ्यता थी। आइए बात कर लेते हैं 6ठा नंबर का क्वेश्चन। हम लोगों से पूछा हड़प्पा सभ्यता की लिपि पर प्रकाश डाल। तो लिखना है हड़प्पा सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक लिपि थी। आज तक कोई भी इतिहासकार इस लिपि को नहीं पढ़ पाया। यह लिपि खास बात यह थी कि पहली लाइन दाएं से बाएं की ओर तथा दूसरी लाइन बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती थी। आइए बात करते हैं हम लोग 7वां नंबर का, मोहनजोदड़ो से क्या समझते हो। तो लिखिएगा मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला से होता है। इनको सिंध का बाग भी कहा जाता है। यहाँ की भूमि बहुत ही उपजाऊ थी। यह जो ना जुड़वा राजधानी के नाम से भी यह हड़प्पा जानी जाती थी। इसके बाद देखिए मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी लगभग बात करेंगे तो ये हो जाएगा 443 किलोमीटर लगभग था।
आगे बात कर लेते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन का। ये बोला संघ सूची राज्य तथा समवर्ती सूची का संक्षिप्त वर्णन करें, तो उत्तर होगा केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन के लिए 3 सूचियां बनाई गई थी। संघ सूची पहला बनाई गई थी, दूसरा था केंद्रीय सूची, तीसरा था राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, तो देखिए ध्यान रखिएगा ये 3 सूची हमारी हो जाएगी। और संघ सूची में वे विशेष विषय रखे जाते हैं जहाँ राष्ट्रीय महत्व हो, जिन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को हो। ठीक है, जैसे कि प्रतिरक्षा, विदेश, डाकघर, रेलवे इत्यादि। राज्य सूची की बात करेंगे तो राज्य सूची में प्रदर्शित महत्व के विषय को सम्मिलित किया गया है, जिन पर कानून बनाने का अधिकार जो राज्य सरकारों को होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिख दीजिएगा पॉइंट बाद। राज्य सूची के विषय हैं कृषि, पुलिस, जेल, चिकित्सा, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सारी राज्य सरकार के अंतर्गत आती है। समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों का कानून बना सकता है। इस सूची में बिजली, विवाह कानून, मूल्य नियंत्रण, शिक्षा, वन इत्यादि शामिल हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 9 नंबर का, किन आधारों पर संविधान की आलोचना की जाती है? तो बिल्कुल विदेशी देशी विदेशी विद्वानों ने यह निम्न आधार पर संविधान की आलोचना की है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे तो पहला हमारा हो जाएगा, पहला पॉइंट के हिसाब से हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे यह सभा जनता द्वारा निर्वाचित नहीं थी। भारत के संविधान सभा जैसे महत्वपूर्ण संस्थान के गठन के लिए जनता को प्रत्यक्ष रूप से भागीदार बनाना अति आवश्यक था, क्योंकि उसके द्वारा बनाए जाने वाले संविधान का मूल उद्देश्य भारतीय जनता की आकांक्षाओं को पूर्ण करना था। दूसरा की बात करेंगे, संविधान सभा को एक दलीय संस्था कहकर भी आलोचना की जाती है। उस समय भारत में कांग्रेस का प्रभुत्व था, इसलिए संविधान सभा पर कांग्रेस का प्रभाव था। अतः इस बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि यह संप्रभुत्व संपन्न संस्था थी। तीसरा की बात करेंगे, संविधान सभा की आलोचना इस आधार पर भी की जाती है कि मात्र हिंदुओं की संस्था थी। इसमें अन्य धर्मों के लोगों को नाम मात्र मात्र स्थान प्राप्त था। बस इतना ही। चलिए आगे बात करते हैं। 10वां का, संविधान सभा का गठन कैसे हुआ? तो देखिए कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर भारत के संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया। कैबिनेट मिशन योजना में निश्चित किया गया था कि संविधान निर्माण हेतु परोक्ष निर्वाचन के आधार पर जिसमें कुछ 389 सदस्य हों, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधित्व, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि हो। आइए और इसमें थोड़ा सा पॉइंट आपको लिखना है, इसी का उत्तर होगा बच्चों, इसी का उत्तर होगा। ठीक है, लिख दीजिएगा कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा के कुल 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित 292 के साथ कुल 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस के 208, मुस्लिम लीग के 273। ठीक है, कांग्रेस की बात करेंगे तो इसमें 208 था, मुस्लिम लीग की अगर बात करेंगे ना 73 था, तथा 15 अन्य दलों के हुए स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए। लेकिन मुस्लिम लीग अपनी निर्बल स्थिति को देखते हुए संविधान सभा को क्या बहिष्कार कर दिया था। आइए आगे 11वां नंबर को देखते हैं। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो इसलिए कहा जाता है, देखिए सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा नामक स्थान पर ही सन 1922 ईस्वी में रखारदास बनर्जी ने उत्खनन करवाया था। हड़प्पा सभ्यता का महत्वपूर्ण नगर होने के कारण इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता के नाम से जानते हैं। सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था, इसलिए इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता के नाम से जाना जाता है। आइए 12वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बोला गया हम लोगों से हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन की विवेचना करें, तो उत्तर लिखिएगा हड़प्पा सभ्यता के नगर होने के निम्नलिखित कारण थे, जिनमें से इनमें से हम कुछ यहाँ पर पॉइंट लिख दिए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो। हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे कि मैं बता देता हूँ, अगर 2 मार्क्स वाला में पूछेगा तो आप इतना लिख दोगे, फिर लिख दोगे सड़क, नाला, भवन। इसके अलावा आप इस प्रकार से लिख सकते हो स्नानघर, अन्नाघर और ईंट। अगर एक्सप्लेन करने का 5 मार्क्स में पूछेगा तो हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। जैसे सड़क को एक्सप्लेन करना है, सड़क सभ्यता का सड़क पक्की ईंटे का बना हुआ था। सड़क के दोनों किनारे चबूतरे बने हुए थे, जिस पर बैठकर लोग आराम किया करते थे। सड़क के दोनों ओर नाला बहा हुआ था। सड़क के दूसरे को समकोण काटती थी। बड़े सड़क से कई छोटे छोटे सड़कों का निर्माण किया गया था। नाला की बात करेंगे तो नाला हड़प्पा सभ्यता के नगर होने का सबसे प्रमुख कारण था, वहाँ का नाला था। सड़क
के दोनों किनारे नाले बने हुए थे, जिसके कारण शहर का पानी नाले के द्वारा निकल जाता था। वहाँ के लोग वहाँ के नाले को देखकर यह कहा जा सकता था कि हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। भवन की बात करेंगे तो हड़प्पा सभ्यता का भवन जो है ना पक्की ईंट के द्वारा बनाया गया था। वहाँ की भवन जो है बहुत ही सुंदर और आकर्षक थी। इस प्रकार माँ के भवन को देखकर कहा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। आइए आगे हम लोग बात करेंगे स्नानघर की। तो स्नानघर में होगा मोहनजोदड़ो से एक स्नानघर मिला है जो ना बहुत बड़ा है। इस स्नानघर में एक साथ कई आदमी स्नान कर सकता था। यह स्नानघर पक्की ईंटें द्वारा बनाया हुआ था। हड़प्पा सभ्यता नगर नियोजन होने का प्रमुख कारण वहाँ का स्नानघर था। आगे बात करेंगे यहाँ पर देखिए, आगे हम लोग बात करेंगे इसमें, तो इसमें हो जाएगा अन्नगार। ठीक है, देखिए हड़प्पा सभ्यता के नगर होने के प्रमुख कारण वहाँ अन्नागार जो ना था। हड़प्पा के कई नगर जो ना सेना नगर मिला है। इसमें वहाँ के लोग अनाज रखते थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का नगर होने का प्रमुख कारण है। अगला ईंट की बात करेंगे तो ईंट सब जो ना हड़प्पा सभ्यता का नगर होने का एक प्रमुख कारण यह है कि वहाँ से ईंट मिले थे। हड़प्पा सभ्यता से बड़ी संख्या में किले हैं और कहा जाता है कि अगर पूरी पाकिस्तान का घर पक्के ईंटों से बना दिया जाए फिर भी वहाँ का एक बज जाएगा। ईंटों का आकार बहुत बड़ा था। देखिए इस प्रकार उपयुक्त वर्णन से स्पष्ट है कि हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। तो इस प्रकार से लिखेंगे। ये 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन है बच्चों, लेकिन आप अगर 2 मार्क्स में पूछेगा तो नॉर्मल लिखना, 5 मार्क्स में पूछे तो पूरा लिख देना। ठीक है, चलो बात कर लेते 13 का। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कौन कौन से कारण थे? तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के निम्नलिखित कारण थे। पहला बात, दूसरा महामारी। ठीक है, तीसरा बात करेंगे तो भूकंप और भूस्खलन, विदेशी आक्रमण। ठीक है, बस इतना ही। अगर ऑब्जेक्ट मतलब शॉर्ट 2 मार्क्स में पूछे तो ये इतना लिख के ये पॉइंट चारों लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। लेकिन 5 मार्क्स में पूछेगा तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा। देखिए बाद में कहेंगे। कई इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन बाढ़ आने के कारण हुआ। कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में बाढ़ आया और सभी लोग डूब के मर गए तथा इस सभ्यता का विनाश हो गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन के प्रमुख कारण बाढ़ था। आगे बात करेंगे हम लोग महामारी का। तो कई इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन महामारी के कारण हुआ। बीमारी होने के कारण वहाँ के सभी लोग मर गए। इस सभ्यता का विनाश हो गया। इस प्रकार कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो है प्यारे बच्चों, इसके पतन का जो कारण है यानी बर्बादी होने का कारण प्रमुख जो होगा महामारी भी था। भूस्खलन जो ना भूकंप और भूस्खलन की बात करेंगे तो कई इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन भूकंप और भूस्खलन के कारण हुआ। भूकंप आने के कारण वहाँ की सभ्यता जमीन के नीचे दब गई। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि इसका एक और जो पतन होने यानी इसको हड़प्पा सभ्यता बर्बाद होने का जो कारण था वो था भूकंप और भूस्खलन। ठीक है, आइए आगे बात करेंगे विदेशी आक्रमण का। तो कई इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन विदेशी आक्रमण के कारण हुआ है। विदेशी आक्रमण बार बार होने के कारण इस सभ्यता का पतन हो गया। इस प्रकार कह सकते हैं कि इसका जो पतन यानी कि बर्बाद होने का कारण है वो था विदेशी आक्रमण भी। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। आइए आगे बात करते हैं 14 नंबर का। हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक जीवन की विवेचना करें तो लिखना है बच्चों समाज इस प्रकार से लिखना आपको कि हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक और आर्थिक जीवन को निम्न रूप में उल्लिखित किया जाता है। जैसे कि सामाजिक जीवन और भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर सामाजिक जीवन हो जाएगा, धार्मिक जीवन, आर्थिक जीवन। ठीक है, अगर 2 मार्क्स वाला में पूछेगा तो जो अभी मैं बता रहा हूँ इतना ही पॉइंट लिखना, ये तीनों पॉइंट लिख दीजिएगा ना, हो जाएगा। अगर 5 मार्क्स में पूछेगा तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जैसे सामाजिक जीवन, तो देखो हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन बहुत ही उत्तम था। वहाँ लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे। वहाँ जो ना यहाँ घर में ताला नहीं लगाया जाता था। यहाँ के लोग यहाँ के कुछ नगर जो ना लोथर कालीबंगा में घर के दरवाजे के पीछे की ओर खुलते थे। यहाँ जो ना यहाँ का समाज नगर जैसा था। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि हड़प्पा सभ्यता सामाजिक जीवन कैसा था। आगे बात करते हैं हम लोग धार्मिक जीवन का। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन बहुत ही उत्तम था। यहाँ के लोग प्रकृति की पूजा क्या करते थे। यहाँ जो ना एक भी मूर्ति नहीं मिले। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि यहाँ के लोग शिव भगवान की पूजा करते थे। जो ना लोग स्त्री की बहुत सम्मान करते थे। इस प्रकार स्पष्ट है कि हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन कैसा था। ठीक है, आइए
आर्थिक जीवन की बात कर लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग खेती किया करते थे, यहाँ के लोग व्यवसाय भी करते थे। हड़प्पा सभ्यता से कई बंदरगाह मिले हैं जो ना, जहाँ व्यापार होता था, ठीक है, व्यापार जो ना थारप्पा सभ्यता जो ना का व्यापार मेसोपोटामिया की सभ्यता से की जाती थी। देखिए, हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक नगर लोथर और कालीबंगा था। इस प्रकार कह सकते हैं कि यहाँ के लोग जो है ना आय का प्रमुख स्रोत जो था कृषि था। ये आप ध्यान रखें, कृषि और क्या था, कृषि और व्यापार था। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक एवं आर्थिक धार्मिक जीवन कैसा था। तो आप इस प्रकार से लिखेंगे। आइए बात करते हैं 15 नंबर का। 15 नंबर की अगर हम लोग बात करेंगे तो हम लोगों से बोला जैन धर्म के जो ना श्वेतांबर और दिगंबर में क्या अंतर है। देखिए, मौर्य काल में जैन धर्म के 2 संप्रदाय बने, जैसे कि पहला श्वेतांबर, दिगंबर। तो आप इतना ही 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन पूछे तो लिख दीजिएगा। अगर 5 मार्क्स में पूछता है तो लिखिएगा इन संप्रदायों का मौलिक सिद्धांतों में कोई विशेष अंतर नहीं था और दोनों ही समान रूप से धर्म के सिद्धांत का समर्थन करते थे। श्वेतांबर संप्रदाय सरल और साधारण नियमों के पल पर विशेष बल देता था, जबकि दिगंबर जो है संप्रदाय नियमों को कठोरता एवं अनुशासन पर विश्वास रखता था। श्वेतांबर संप्रदाय जबकि दिगंबर जैनी नग्न रहते थे, सन्यासी का जीवन व्यतीत करते थे। आइए आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 16 का, हड़प्पा सभ्यता के सिंचाई व्यवस्था पर प्रकाश डाले। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता की सिंचाई व्यवस्था बहुत ही उत्तम थी। यह सभ्यता रावी नदी के किनारे बसा हुआ था। यहाँ के लोग नदी से नहरों का निर्माण करके सिंचाई करते थे। कुआं, तालाबों के जो ना दूध द्वार भी सिंचाई के द्वारा भी सिंचाई करते थे। सिंचाई के प्रमाण मिले हैं और इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का सिंचाई व्यवस्था बहुत ही उत्तम था। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर की बात करेंगे तो कार्बन 14 विधि के बारे में क्या जानते हैं। तो देखिए, तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि भी कहा जाता है। इस विधि की खोज अमेरिका के प्रख्यात रसायन शास्त्री B.F. लिम्बी द्वारा सन 1946 में की गई थी। इस विधि के अनुसार किसी भी जीवित वस्तु में कार्बन 12 एवं कार्बन 14 समान मात्रा में पाया जाता था। मृत्यु अथवा विनाश की अवस्था में 0 से लेकर के 12 तक स्थिर रहता था, मगर कार्बन 14 का निरंतर क्षय होने लगता था। जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होती थी वह उतना ही उत्तम और प्राचीनतम माना जाता था। हम लोग आगे देख लेते हैं 18 नंबर को। पुरातत्व से क्या समझते हो। तो देखिए, खनन के द्वारा पृथ्वी के गर्भ से निकले हुए पदार्थ को पुरातत्व कहते हैं। पुरातत्व संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ खोदना होता है। आइए आगे हम लोग बात कर लेते हैं 19 नंबर का। तो 19 नंबर हमारा क्वेश्चन जो यहाँ पर बोला गया है बच्चों कि बताइए, हड़प्पा सभ्यता के सड़क व्यवस्था पर प्रकाश डाले। तो लिखना है, हड़प्पा सभ्यता का सड़क व्यवस्था बहुत ही उत्तम था। यहाँ की सड़कें पक्की ईंटों से बनी हुई थी। सड़क के दोनों किनारे नाले बने हुए थे। जब भी कभी बारिश होती थी तो किनारे के द्वारा पानी शहर से बाहर निकल जाता था। सड़क के दोनों किनारे चबूतरे बने हुए थे। बड़ी सड़कों से कई छोटी छोटी सड़कों का निर्माण किया गया था। एक सड़क दूसरी सड़क को समकोण में काटती थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का सड़क बहुत ही व्यवस्था उत्तम था। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग 20वां नंबर का। तो 20वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों से बोला, कनिष्क के उपलब्धियों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो लिखना है कि कनिष्क यानी कि कनिष्क कुषाण वंश का सबसे महानतम शासक था, जो 78 ईस्वी में सम्राट बना। 2000 एवं 101 ईस्वी तक शासन किया। कनिष्क के सम्राट बनने की तिथि से ही उपलब्धियों का दौर शुरू हो जाता है। शक संबंध की शुरुआत उसके गद्दी पर बैठने की तिथि 78 ईस्वी से ही मानी जाती है। कनिष्क भारत का पहला शासक था जिसने चीन पर आक्रमण करके उसके आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र सिल्क रूट पर कब्जा किया था। कनिष्क बौद्ध धर्म अनुयायी था। उसने अशोक की तरह ही एशिया एवं बिहार में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। सम्राट कनिष्क अपने समय के विद्वान कलाकारों और चिकित्सकों को अपने दरबार में संरक्षण प्रदान किया था। तो इस प्रकार से हमने देखा 20 नंबर को। आगे हम लोग बात कर लेते हैं 21 नंबर को।
जो ना निपिटक के बारे में क्या जानते हैं, तो देखिए बुद्ध की जो ना बुद्ध की मृत्यु के पश्चात उनके अनुयायियों ने उनकी शिक्षाओं का संकलन 3 पिटकों यानी कि सुपिटक, जो ना सुट्ट पिटक और जो ना विनय पिटक, साथ में अभिधम्मा पिटक में किया था। इन्हें ही जो ना त्रिपिटक कहा जाता है। तो चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 22, स्तूप चैट बिहार से क्या जानते हैं। तो देखिए स्तूप जो ना स्तूप का अर्थ क्या, तो स्तूप का अर्थ जो ना टीला है, ठीक है। महात्मा बुद्ध के परिवर्तन जो ना जो ना परिविनिर्माण के बाद उनकी जो ना अस्थियों को 8 भागों में बांटा गया था। उन पर समाधियों का निर्माण किया गया था। समानता उन्हीं को जो ना स्तूप कहा जाता है। आइए हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 का, कलिंग युद्ध का अशोक क्या प्रभाव पड़ा। तो कलिंग युद्ध के परिणाम स्वरूप अशोक का जीवन बहुत बिल्कुल बदल गया। उसके जीवन में आए कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन। पहला लिखिएगा, कलिंग युद्ध में जो ना हुए एक जो ना एक्ट पार्ट को देखकर अशोक ने युद्ध घोष के स्थान पर धर्म घोष करने का निश्चय किया। दूसरा लिखिएगा, इस युद्ध के बाद अशोक अहिंसा का पुजारी बन गया। युद्ध के साथ साथ उसने खाना तथा शिकार खेलना भी बंद कर दिया। अगला हो जाएगा, अशोक ग्रहण कर लिया इस राजधर्म घोषित करके जो ना इसके प्रचार। अगला होगा, जनित संबंधी अनेक कार्य किए। आइए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 का, चंद्रगुप्त द्वितीय के उपलब्धियों का संक्षेपण करें। तो देखिएगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गुप्त का वंश जो ना चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गुप्त वंश का एक महान शासक था। इनका शासनकाल जो है कब से कब तक, तो 1375 से 412 तक चला। इन्होंने राजकुमारी जो ना नाम लिख लीजिएगा, राजकुमारी कुबरे गा से जो ना विवाह किया और विक्रमादित्य की जो ना उपाधि धारण की। इन्होंने ही गुप्त संबंध चलाया था। इनके शासनकाल में नवरत्न रहते थे। इनके शासनकाल में ही चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। इस प्रकार चंद्रगुप्त द्वितीय की उपलब्धियों का वर्णन हो जाएगा। आइए हम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, 1-2 क्वेश्चन और करके छोड़ेंगे क्लास को। तो देखिएगा, सुंदरबन झील पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो सुंदरबन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में किया गया था। यह झील जो ना गुजरात के जो ना गिरनागर स्थान पर स्थित है। यह झील का निर्माण इसलिए किया गया था ताकि सिंचाई के लिए पानी इकट्ठा किया जा सके। जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि यह झील टूट गया था। तो इस स्कंद गुप्त नामक का एक शासक ने इसकी मरम्मत कराई थी। आइए आगे हम लोग बात कर लेते हैं 26 का, चाणक्य पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो लिखना है, चाणक्य की तक्षशिला का निवासी चाणक्य जो है यह तक्षशिला का निवासी था। वह एक ब्राह्मण पुत्र था। अपने समय में वह बहुत बड़े विद्वान थे। इन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की, जिससे हमें चंद्रगुप्त मौर्य के इतिहास के बारे में पता चलता है। इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की, जिससे चंद्रगुप्त मौर्य घनानंद को हराने में कामयाब हुआ था। आइए हम लोग और भी देखेंगे, और भी हमारा क्वेश्चन है बच्चों। इस प्रकार से हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बहुत सारा हम लोग क्वेश्चन लेकर के आए जो इंपॉर्टेंट है। तो सभी लोग चैनल वगैरह को सब्सक्राइब करिए। 8 बजे हम लोग नेक्स्ट क्लास फिर करेंगे। इसके अलावा दिन में और भी क्लास हो सकता है, तो चैनल वगैरह को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस कर लीजिए। वीडियो को लाइक कर लीजिए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों में, ठीक है। और बार बच्चों, आप लोगों को मेरे नंबर वगैरह जो उस पर मैसेज कर लेना। इसके अलावा पेपर वगैरह आउट होगा तो इसका आंसर आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे करना है और व्हाट्सएप ग्रुप कैसे ज्वाइन करना है, टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करना है, इस वीडियो में अभी हम बताते हैं। आप सीख लीजिए, वीडियो खत्म हो जाए तो जाके कर लेना। आप जो सिंपल आप अपने फोन में गूगल को पैन करके मिथुन स्टडी सेंटर सर्च कर लेंगे, और मैं आपको एक और वेबसाइट बताऊंगा, दोनों से कर सकते हो। तो फिलहाल मिथुन स्टडी सेंटर सर्च करना है। मैं आपको जैसे बता रहा हूँ, इस पर आप जैसे क्लिक मारेंगे आपके सामने जो इस प्रकार से इंटरफेस पेन होगा, यहाँ पर देखिएगा इस प्रकार से पेन होगा। यहाँ पर देखिएगा आपके सामने फर्स्ट में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप इस प्रकार से मिलेगा। ज्वाइन आप पे क्लिक करके दोनों ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेस्ट वगैरह देना हो तो टेस्ट ना लाइव टेस्ट सीरीज लिखा है, इस पर क्लिक करके आप टेस्ट वगैरह भी दे सकते हैं। अच्छा, नीचे बटना है आपको जो है आंसर के नीचे मिलेगा। तो यहाँ पर देखिएगा क्लास 12 का, यहाँ पर जो क्लास 12 का सेशन मिल रहा है, यहाँ पर आपका एडमिट कार्ड का सेशन दिख रहा है। एडमिट कार्ड तो आपका स्कूल में मिलेगा, तो जाके वहाँ से ले लेना आप लोग, ठीक है। और यहाँ पर मैं अपडेट कर दूंगा क्लास 12 वायरल पेपर के नाम से, तो यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर भी आंसर मिलेगा, और ये जो आपका जो व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें भी सबसे पहले मिलेगा, तो दोनों को ज्वाइन कर लेना। इसके अलावा प्यारे बच्चों,
तो आप लोग गूगल में बेगूसराय help.com भी सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। बेगूसराय help.com जैसे ही सर्च करेंगे इस प्रकार से आपके सामने जो है इस प्रकार से यहाँ पर मिलेगा। इस प्रकार से बेगूसराय help.com लिखा हुआ, इस पर जैसे क्लिक मारेंगे आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस पेन होगा। यहाँ पर भी व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा। ज्वाइन पे क्लिक करके आप लोग ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा थोड़ा नीचे बढ़िएगा तो क्लास 11th एंड 12th का सेशन मिलेगा। तो देख लीजिए यहाँ पर क्लास 11th एंड 12th का सेशन दिख रहा है आप लोगों को। इसमें देखो ये जो आपका प्रैक्टिकल का पेपर आउट होता सारा मैंने डाल दिया था। इसी प्रकार से मैं डाल दूंगा, तो यहाँ से जरूर ले लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।